हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हां, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। ठीक है। लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लांट में क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हो गई है। अब यहाँ पे जो भी इवेंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या आते हैं। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म का एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे, जो कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या आएंगे, तो आपको बोलना है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आएगा और मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल जो है किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है। और जो ओवरी होता है वो यहाँ पे फ्रूट में जो है कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपका किस में आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको याद रखना है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होगा और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको जो है बहुत ही ईजी तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसमें कोई गलती ना करें। अब देखो, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में। सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो के डेवलप होने के पहले ही क्या होता है? डेवलप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखो, एंडोस्पर्म का काम ही क्या होता है? इसमें ये जो है फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, तो ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है? तो अब देखो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए एम्ब्रियो को जो है फूड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, जब एंडोस्पर्म पहले डेवलप हो चुका होगा तभी तो वो एम्ब्रियो को क्या देगा? अपना न्यूट्रिशन जो है वहां पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो इसीलिए एंडोस्पर्म हमेशा पहले बनेगा, फिर उसके बाद आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। The primary endosperm cell divides repeatedly and form a triploid endosperm tissue. ओके, तो इसके बारे में हम देखेंगे, पहले हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब देखो, the embryo needs food for the growth, so the plant first form the food storing tissue endosperm। ये लाइन हमने देख ली। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया आपका कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ठीक है, वो क्या करता है? बहुत रेपिटेडली डिवाइड होते जाता है और उसके बाद वो क्या बनाता है? आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है। नाउ the cells of these tissue are filled with the reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo। और ये जो एंडोस्पर्म जो टिश्यू है इसमें क्या होगा? आपका बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होंगे, जो कि किसके लिए यूज किया जाएगा? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। ओके। नाउ in the most common type of endosperm development, the PEN undergoes undergoes successive nuclear division to give rise to a free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm। अब देखो, यहाँ पे ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है, तो हमने जो है डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। हाँ, हमने पढ़ा है। हमने देखा कि एक मेल गैमीट आकर के यहाँ पे क्या करता है? एक्स सेल से फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है और यही जाइगोट जो है किस में कन्वर्ट होगा? आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये चीज हमने देखी थी। ओके। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो यहाँ पे जो क्या आता है? आपका पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं उसके साथ फ्यूज हो करके ये क्या बनाता है? आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन ये करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। जो कि
जो कि किस में प्रेजेंट होता है, आपका ये जो लार्ज सेंट्रल सेल होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और ये बाद में क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पीईएन है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, आपका सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जो है ये जाता है, ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस को यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर ये एक न्यूक्लियस है तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और इसमें जो है बहुत सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इसके साइटोप्लाज्म में। ओके, इवन थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहाँ तक ओके। ये चीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये जो है सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है कहाँ पे, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर, यानी कि यंग कोकोनट, जो बहुत ही ज्यादा यंग कोकोनट होते हैं, ठीक है, टेंडर मतलब कि यंग, ओके, यंगर वन। तो उसका जो कोकोनट वाटर होता है उसमें जो है आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। Subsequently, cell formation occurs and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but a free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपको कोकोनट वाटर में देखने को मिलेगा। रिमेंबर, टेंडर कोकोनट वाटर, ठीक है, यंग कोकोनट वाटर। अब देखो यहाँ पे जो है पीएन जो है यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अब लास्ट में एट द एंड, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ आपका क्या होता है, आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ठीक है। क्या होगा आपका, इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कहाँ पे, जो आप व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट खाते हो, ठीक है, जब आप नारियल जब आप फोड़ते हैं, कोकोनट को खाते हैं, तो उसका जो व्हाइट कर्नल होता है, या फिर जो मलाई आप जिसको कहते हैं, जब हम नारियल पानी पी करके मलाई जो खाते हैं, ठीक है, सो दैट इज द व्हाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट। तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। Endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, that is P, for example in pea, मटर जैसे हो गया, groundnut and beans, before seed maturation, or it may persist in the mature seed, for example castor and coconut, and be used up during the seed germination. Okay, तो यहाँ पे जो है आपको एंडोस्पर्म जो है, क्या होता है, यहाँ पे आप एंडोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है सीड के बारे में जब हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तो उसमें एक होता है क्या आपका डाइकॉट सीड, ठीक है, और एक होता है क्या आपका मोनोकॉट सीड। ओके, मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। ओके, तो देखो क्या होता है, कुछ प्लांट्स में जो है क्या होता है, एंडोस्पर्म को जिस टाइम एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, उसी टाइम ही कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। तो फिर इन फ्यूचर अब वहां पे एंडोस्पर्म तो प्रेजेंट होगा नहीं, जब भी वो सीड बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे अगर आपने एंडोस्पर्म को यूज करके खत्म कर दिया है, तो लेटर ऑन जब वो मैच्योर सीड बनेगा तब वहां पे एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सएल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे एंडोस्पर्म क्या होगा, एब्सेंट होगा, वहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो भी एंडोस्पर्म था उसको कंज्यूम कर लिया जाता है। एग्जाम्पल है आपका क्या, डाइकॉट्स। तो ये चीज जनरली आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, पी, बीन एंड ग्रेम्स में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी फूड स्टोर होता है वो कॉटिलिडन्स में होता है। इसको अभी रहने दो, बाकी अभी इतना आप याद रखो। एक्सेप्शन यहाँ पे आपको याद रखना है, अपवाद क्या है आपका, ऑर्किड। तो ऑर्किड जो है मोनोकॉट होता है, ठीक है, और फिर भी यहाँ पे ये एक्स एल्बुमिनस सीड होता है, मतलब कि इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट नहीं, एब्सेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि एंडोस्पर्म जो है, जो भी मैच्योर सीड होता है उसके साथ वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, होता है, ठीक है। ऐसे सीड्स को हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, जैसे कि मोनोकॉट्स में मेज हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है कैस्टर का, ये जो यहाँ पे कैस्टर दिया हुआ है ना, ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन क्यों है यहाँ पे, तो देखो डाइकोट के जो सीड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, एक्स एल्बुमिनस होते हैं, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, लेकिन कैस्टर ऐसा डाइकोट है जिसमें एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फूड जो है किसमें स्टोर होते हैं, आपके एंडोस्पर्म में स्टोर
होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब ये जो सेम चीज है इसको हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्लास 11th एंड क्लास 12 के दो चैप्टर्स यहाँ से लिंक हो रहे हैं। ओके, आपको स्पेशली ये कैस्टर एंड ये जो ऑर्किड वाला एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, वो याद रखना है। नाउ स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि जो भी सीड है उसको आप स्प्लिट करके देखो और वहां पे एंडोस्पर्म को ढूंढो। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मेज। और आप जो है वहां पे फाइंड आउट करो कि एंडोस्पर्म जो है परसिस्ट है, मतलब कि प्रेजेंट है कि नहीं, जो भी सीरियल्स हैं आपके व्हीट, राइस एंड मेज है उसमें। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। एंडोस्पर्म के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसा होता है? बल्की होता है और स्टोर फूड, तो रिच इन स्टार्च, बहुत ज्यादा स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सराउंड्स दी एम्ब्रियो, तो जो भी एम्ब्रियो होता है उसको घेर करके रखता है, और ये एम्ब्रियो को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नाउ अब हम यहाँ पे एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। Embryo develops at micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Okay, ये चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से कि एम्ब्रियो जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो, तो हमने जब एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़ा था, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो हमने देखा था चेलेजल एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। और हमने देखा था कि माइक्रोपाइलर एंड में ही आपका ये जो एग एपरेटस है, एग एपरेटस में कौन आएगा? आपका एग और सिनर्जिस दोनों आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग सेल है वो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। अब यहाँ पे जो भी मेल गैमिट आता है, तो मेल गैमिट आकर के एग से ही क्या होता है? फ्यूज होता है। अब एग से फ्यूज होगा, ठीक है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। और हमें पता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमिट आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपका? जाइगोट। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, तो जाइगोट यहाँ पे डिप्लॉइड। फिर उसके बाद यही डेवलप होकर के क्या बनाता है? आपका एम्ब्रियो। यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखो, यहाँ पे जो एक्स सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही जो जाइगोट है, ओके, इस इमेज को मैंने उल्टा कर दिया है ताकि आपको ये चेलेजर एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड जो है समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स सेल है तो वो जो है जाइगोट में क्या होगा? यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही जाइगोट जब डेवलप होगा तो एम्ब्रियो में ये क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस नॉर्मली यहाँ पे समझ लो। Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. तो मोस्टली जो जाइगोट होते हैं वो तभी अपना सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म वहां पे जो है फॉर्म हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि एम्ब्रियो को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? आपका जो एंडोस्पर्म है वो। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये जो है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कि जो जाइगोट है वो तभी डिवाइड होना शुरू करते हैं जब एंडोस्पर्म बन जाता है। सो दैट इज द एडेप्टेशन। ठीक है, ताकि एक एश्योर्ड न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड हो सके किसको? एम्ब्रियो को। Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, ठीक है, which is embryogeny, are similar in both monocots and dicotyledons. ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब आप मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स के सीड्स को अगर आप देखोगे, जो कि हमने क्लास 11th में डिटेल से बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? तो ये जो सीड्स हैं वो आपको बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलेंगे। डाइकोट्स में आपको दो कॉटिलिडन्स आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, मोनोकॉट्स में एक ही। लेकिन इनका जो एम्ब्रियोजेनी है, डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो अर्ली स्टेज है वो क्या होता है आपका? अ, बहुत ही सिमिलर होता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। फिगर 1.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। तो फिगर 1.13 में हम आएंगे थोड़ी देर में ही। ठीक है, चलो। The zygote give rise to the proembryo and subsequently to the globular heart shaped and mature embryo. ओके, इसके बारे में हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे ये ए दिया हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, PEN PEC। तो यहाँ पे क्या है? आपका जाइगोट है, ये आप अपने लिख लो। कहाँ पे? एनसीईआरटी में लिख लो। ये क्या है? आपका माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ताकि आपको पता हो। जाइगोट यहाँ पे होता है तो एम्ब्रियो भी यहीं पे प्रेजेंट होगा। तो जाइगोट में यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये आपका ए क्या है? ये क्या है? आपका जाइगोट। तो कुछ एंडोस्पर्म जब यहाँ पे बन जाता है तब फिर यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन होगा। तो डिवीजन होगा तो यहाँ पे आपको एम्ब्रियो सेल एंड सस्पेंसर सेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब देखो ये जो एम्ब्रियो सेल है ये अपना जो है यहाँ पे डिवाइड होगा और ये जो सस्पेंसर सेल है ये भी यहाँ पे क्या करेगा, डिवीजन करेगा। अब डिवीजन करके यहाँ पे आपको ये जो बड़ा वाला सेल दिख रहा है ये क्या होता है, हॉस्टोरियल सेल होता है। क्या होता है, हॉस्टोरियल सेल। और यही जो है क्या करता है, एंडोस्पर्म से जो भी न्यूट्रिशन है उसको सक करता है ताकि वो इस एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या कर सके, दे सके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, तो ए है आपका जाइगोट और कोस्पोर इसको बोला जा रहा है। बी आप देखेंगे यहाँ पे तो डिवीजन ऑफ जाइगोट इनटू सस्पेंसर एंड एम्ब्रियो सेल, ओके। एंड सी अगर आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर एंड एम्ब्रियो ऑक्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एम्ब्रियो ऑक्टेंट, मतलब कि यहाँ पे 8 सेल्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। ये आपको 4 और 4 8 ये ऐसी ही देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद डी में अगर आप देखेंगे तो पेरिक्लाइनर डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो ऑक्टेंस टू फॉर्म आउटर डर्मेटोजन। ओके, तो यहाँ पे हॉस्टोरियल सेल अभी भी प्रेजेंट होगा, सस्पेंसर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर आपको जो है रूट टिप एंड रूट कैप जो है देखने को मिलेंगे। ओके। और यहाँ पे पेरिक्लाइनर डिवीजन होता है ताकि यहाँ पे डर्मेटोजन का क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके। फिर उसके बाद ओके। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे ये ई है। ई में क्या है आपका, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो शोविंग रीजन्स ऑफ रेडिकल, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड डर्मेटोजन। ओके। तो यहाँ पे जो है ई में आपको जो ये जो ई वाला स्टेज है इसको क्या बोला जाता है, ग्लोब्यूलर स्टेज बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आता है आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद जी में आता है आपका मैच्योर डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो। ओके। फिर उसके बाद आपका आता है क्या, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है, ये जैसे ये जाइगोट हुआ तो जाइगोट में यहाँ पे अनइक्वल जो है माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है यहाँ पे। तो एक सेल तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, इसको क्या कहते हैं आपका सस्पेंसर सेल। ठीक है। एक्चुअली ये टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल होता है। तो बेसल सेल जो है आपका एम्ब्रियो में जाकर के कन्वर्ट होगा और ये जो है आपका हॉस्टोरिया एंड सस्पेंसर सेल जो है बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोट में डिवीजन होने के बाद पहले यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनेगा। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है मेच्योर एम्ब्रियो में आपको इस तरह से कॉटिलिडन रेडिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो बी क्या है यहाँ पे आपका, स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट शोन इन द रिड्यूस साइज एज कंपेयर टू ए। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। ओके। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो फिगर 1.14a कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ये जो इमेज है दैट इज दी 1.14a इमेज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो है और इसमें जो है आपका एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट होता है और दो डाइकोटिलिडन्स, तो ये सॉरी दो कॉटिलिडन्स, ये क्या है आपके दो कॉटिलिडन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या होता है, आपका एम्ब्रियो एक्सिस होता है। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip. Okay. तो एम्ब्रियो एक्चुअली में होता क्या है, एक बेबी प्लांट होता है जो कि इनसाइड किसके प्रेजेंट होता है, जो सीड होता है। तो सीड में भी सीड कोट होता है तो उसके अंदर ये जो एम्ब्रियो है वो आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है। मेन पार्ट ऑफ द डाइकॉट सीड। तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, तो एम्ब्रियो में आपको जो है कॉटिलिडन्स देखने को मिलेंगे टू, वन एंड टू, टू कॉटिलिडन्स। और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन विद टू एंड्स। ठीक है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस कुछ नहीं होता, वो बस इस तरह से स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो। उसमें जो है ऊपर और नीचे दो एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ऊपर साइड में आपका जो है प्लूम्यूल प्रेजेंट होगा जिसको हम अपर एंड कहते हैं। ठीक है। और ये क्या, इसको क्या कहते हैं, और एम्ब्रियोनिक शूट जो कि पूरा का पूरा जो शूट सिस्टम है, लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, उसमें डेवलप होगा। और नीचे की तरफ आपको जो है रेडिकल देखने को मिलता है लोअर एंड पे, जो कि जिसको हम एम्ब्रियोनिक रूट कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो रूट सिस्टम है उसमें क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है। प्रेजेंट नियर दी माइक्रोपाइल रीजन, और ये जो है माइक्रोपाइल रीजन के साइड में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके। अब यहाँ पे इपिकोटाइल के बारे में बात हुआ है। तो इपिकोटाइल क्या होता है, ये जो कॉटिलिडन होते हैं उसके क्या होगा, आपके लेवल के अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन्स वहां पे प्रेजेंट होगा। और ये क्या करेगा, ये जो प्लूम्यूल होता है उसको क्या करता है, टर्मिनेट करता है। प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। तो ये जो रीजन है वो आपका क्या हो जाएगा, इपिकोटाइल हो जाएगा। ओके। नाउ दिस cylindrical portion below the level of cotyledons is
hypocotyl that terminates its lower end and in the radicle और रूट टिप। तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिलेंडर शेप देखने को मिल रहा है, ओके, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाइपोकोटाइल कह रहे हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप, और ये जो है टर्मिनेट होता है किसमें, रेडिकल एंड रूट कैप में। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप, और ये जो रूट टिप होता है वो आपका रूट कैप से क्या होता है, कवर्ड होता है, जो कि प्रोटेक्ट करने का इसको क्या करता है, काम करता है। ओके, नाउ एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन्स फिगर 1.14 बी, ठीक है, दैट इज द फिगर 1.14 बी। अब देखो, पोजेसेस ओनली वन कॉटिलिडन, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो, तो यहाँ पे एम्ब्रियो जो है कैसा होगा, स्मॉल होगा, प्रेजेंटेड वन साइड लेटरल ऑफ सी, तो एक ही कॉटिलिडन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओनली वन लार्ज शेप, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्कूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सेस। तो यहाँ पे जो है, जो ग्रास फैमिली है उसमें या मोनोकॉट्स में जो है, जो कॉटिलिडन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार जो है आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो स्कूटेलम है यहाँ पे, प्रेजेंट कहाँ पे होता है ये, सॉरी, ओके, और ये जो स्कूटेलम है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका प्रेजेंट होगा ये वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या आएगा, आपका जो भी शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स ये सब ये सारी चीजें आती हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस में। तो इसके लेटरल साइड पे या वन साइड पे जो है आपका ये स्कूटेलम या फिर क्या होगा, जो कॉटिलिडन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे जो कॉटिलिडन है, स्कूटेलम है, वो वन साइड यानी कि लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आप इस इमेज में भी देख रहे हो, ये क्लास 11th के बुक का इमेज है। तो यहाँ पे ये अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो स्कूटेलम जो है यहाँ पे लिटरल साइड पे प्रेजेंट है, वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज इन द अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कॉलियोराइजा। तो यहाँ पे देखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस में इसके एक वन एंड पे, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है रेडिकल एंड रूट कैप, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडिकल, ये पोर्शन रेडिकल और ये पोर्शन क्या, रूट कैप, ये जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि यहाँ पे कवर्ड है या इनक्लोज्ड है किसके द्वारा, अनडिफरेंशिएटेड शीथ। अनडिफरेंशिएटेड शीथ जिसको हम क्या कह रहे हैं, आपका यहाँ पे कॉलियोराइजा कह रहे हैं, जो कि आपको इस इमेज में भी देखने को मिलेगा। ये क्लास 12 का इमेज है और ये क्लास 11th एनसीईआरटी का इमेज है। ओके, now the portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे भी जो इपिकोटाइल जो आपको देखने को मिलेगा, खैर इसमें तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इपिकोटाइल भी जो कॉटिलिडन है या स्कूटेलम है उसके, ओके, तो यहाँ पे भी जो इपिकोटाइल है वो जो आपका कॉटिलिडन है, स्कूटेलम है, उसके अबव द लेवल प्रेजेंट होगा। इपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया इनक्लोज्ड इन हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल कॉलियोप्टाइल। तो यहाँ पे जो आपका जो इपिकोटाइल है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, शूट एपेक्स देखने को मिलेगा, लीफ प्राइमोडियल देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका किसमें, कॉलियोप्टाइल में क्या होता है, इनक्लोज होता है या उससे घिरा हुआ होता है, ये जो शूट एपेक्स है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, नाउ soak a few seeds in water, say wheat, maize, peas, chickpeas, groundnut overnight, then split the seeds and observe the various part of the embryo and the seed। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको जो है ओवरनाइट ये सारे जो भी सीड्स हैं उनको ओवरनाइट सोक करना है, उनको स्प्लिट करना है, फिर उसके बाद वहां पे आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑब्जर्व करना है। नाउ अब देखो, यहाँ पे स्कूटेलम दिया हुआ है, तो स्कूटेलम लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्रेजेंट होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। सिंगल कॉटिलिडन एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म। ठीक है, रेडिकल की बात करें हम यहाँ पे, तो लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, जो कि रूट में क्या होगा, डेवलप होगा। कॉल्यूराइजा तो सराउंड द रेडिकल एंड रूट टिप, दोनों को यहाँ पे घेर करके रखता है और इसको डेवलपिंग जो रूट होता है उसको बचाता है। इपिकोटाइल की बात करें तो पार्ट अबव द स्कूटेलम, ठीक है, स्कूटेलम के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होगा, डेवलप इनटू शूट सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलियोप्टाइल होता है, जो कि सराउंड्स द शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, प्रोटेक्ट्स द यंग शूट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म एंड
एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे एंड देन एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर जो है क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।